फ्लैश के लिए मैंने कई सारे पुलिस अफसरों से बात की। एक फ्रस्ट्रेशन पुलिस वालों के अंदर मैंने हर इंसान में देखा कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हम अपनी जान जोखिम में डाल के मुजरिम को पकड़ते हैं, और जो सिस्टम है वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं क्रिमिनल। बाकी मुझे फिजिकल ट्रेनिंग, थोड़ी गन पकड़ने की ट्रेनिंग करनी पड़ी, जो सबसे बड़ा डिजास्टर था। ट्विटर पे जो लगे वो लगे, लाइफ में मैं बहुत फट्टू हूँ। बॉलीवुड में टैलेंट जो है वो सर चढ़ के बोलता है। बॉलीवुड अकेला इंडस्ट्री नहीं है, इसमें नेपोटिज्म हर जगह ऑपरेट करता है। स्वरा भास्कर को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा मुझे सबसे ज्यादा, मतलब उस तरीके से देखें तो मुझे आता है झूठ पर, गुस्सा मुझे आता है अन्याय पर, और गुस्सा मुझे आता है फेक न्यूज पर। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये लल्लन टॉप अड्डा है और अड्डे में आज की मेहमान है मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर की एक नई सीरीज आ रही है फ्लैश के नाम से। ये रोज नाउ पर 21 अगस्त को रिलीज होगी और ये एक बहुत जरूरी टॉपिक के बारे में बात करती है, टॉपिक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा है। अगर मैं आपको एनसीआरबी का डेटा बताना शुरू करूं तो एक बरस में गायब होने वाली लड़कियों की ट्रैफिकिंग के लिहाज से, प्रोस्टिट्यूशन और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 3000 के ऊपर आंकड़ा है। और ये वो आंकड़ा है जो रजिस्टर होता है, असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को आप एक कहानी में बुन के कैसे पेश करते हैं, ये हम जानेंगे स्वरा से। स्वरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लगातार खबरों में रहती हैं, कभी सीरीज रिलीज हो, कभी फिल्म आए, कभी सोशल मीडिया। सबसे पहले ये बताइए कि जब एक एक्ट्रेस के साथ एक्टिविस्ट वर्ड जोड़ दिया जाता है तो उसके पीछे की सोशोलॉजी क्या होती है? देखिए, मैं खुद इस उलझन में हूँ कि ये क्या समाजशास्त्र है और ये क्या फॉर्मूला है कि मेरा जो एक्टर, जिस चीज पे मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रही थी, एक्टिंग पे और एक्टर बनने पे, उस पे जो है उससे ध्यान हट हट के जिस चीज पे सबसे कम मेहनत करती हूँ मैं, एक्टिविज्म पे, उस पे आ जाता है सारा अटेंशन और भार। तो मुझे लगता है कि मुझे शुक्रगुजार होना होगा जो सारे मेरे नफरती चिंटू हैं ट्विटर पे, जिन्होंने गालियां दे दे के मुझे एक्टिविस्ट बना दिया है। तो मैं मजबूरी में एक्टिविस्ट बन गई हूँ। आपने नफरती चिंटुओं का जिक्र किया तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। सोशल मीडिया पर, और ये मैं सारे लोगों से बोलता हूँ जो एक्टिव भी हैं और जो ट्रोलिंग को फेस भी करते हैं। एक तो होता है डिस्कशन या डिबेट कि आपने कुछ कहा, मैं उससे एतराज रखता हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, तो मैं अपनी बात करूँ। दूसरा होता है कि मैं आपके जेंडर पे, आपके नाम पे आपको गालियां बकने लगूं, क्योंकि मेरे पास कहने को और कुछ है नहीं। लेकिन मैं आपकी कुछ ट्वीट देख रहा था जिसमें ऐसा लग रहा था कि आपकी डिफेंस मैकेनिज्म का एक बड़ा हिस्सा सरकाजम से, सेंस ऑफ ह्यूमर से आता है। जैसे वो तो रोजगार है, तुम लोगों का करो, बाद में जब मेरे नाम की कमाई खा रहे होगे तो मन में थैंक यू बोल देना, या भाई साहब ब्योमकेश दाल में कितना नमक डालती हुई देखकर गोत्र भी बता दीजिए। क्या बोल सकते हैं यार, मतलब इस किस्म के जो रिडिक्युलस बातें लोग करते हैं, उसका बिल्कुल बेतुकी जिसे कहते हैं, उसके साथ अब आदमी हंस के ही गुजारा कर सकता है। वो कहते हैं ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो मैं एक फ्रस्ट्रेशन छुपा रही हूँ इस सार्केज्म के पीछे, कि अब आखिर आदमी करे भी तो करे क्या। तो आई थिंक कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मुझे लगता है कि अक्सर जो है वो किसी किस्म की वैचारिक मतभेद या कोई एक्चुअली तर्क नुमा बात रखने का मतलब नहीं होता है किसी का। वो एक ट्रोलिंग है जो सिर्फ अपने, वो खुद अपना कमेंट पढ़ के खुश हैं लाइफ में। वो इसलिए लिख रहे हैं कि आज हमारा अचीवमेंट था कि हमने बॉलीवुड की इस अभिनेत्री या इस अभिनेता को गरिया दिया या गाली दे दी या कुछ बोल दिया, और ये उनके दिन का अचीवमेंट है। और सही में मुझे एक ऐसी काफी बड़ी तादाद लगती है इंटरनेट पे। मैं नहीं कह रही कि पूरा देश ऐसे बिजी है, पर इंटरनेट पे डेफिनेटली है, और ये एक पब्लिक कल्चर है। एंड आई एम श्योर इससे एक्चुअली कोई नहीं बचा। सौरभ, ऑनेस्टली आई एम श्योर आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे जब आप अपने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हैं, या हम लोग तो खैर करते ही हैं। सो आई थिंक दैट आई मीन एक पॉइंट के बाद पे इस चीज को सीरियसली कैसे ले सकते हैं आप?
मतलब मैं तो नहीं ले व्हाट इज योर पाती। डिफेंस मैकेनिज्म? क्योंकि जब अरेस्ट स्वरा भास्कर जैसे हैशटैग चलते हैं तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, तो या तो आप बिल्कुल संत की तरह हो, या ये हो कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू नो बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स हु फेस दिस काइंड ऑफ बुलिंग, सो व्हाट आर योर टिप्स टू देम? मुझे लगता है जरूरी ये है कि चुप नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली आई डोंट नेसेसरली अग्री कि इग्नोर करना बेस्ट तरीका है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट, आई फील कि इट्स नॉट जस्ट द ट्रोल। जब आप उस चीज को चैलेंज करते हैं तो आप जो 50 लोग वो ट्वीट पढ़ रहे हैं, आप उनको भी एक संदेश भेजते हैं। और मुझे इन जनरल लगता है कि खासकर लड़कियों के साथ जिस किस्म के बातें आती है ना, उसमें बहुत सारा जो एफर्ट है वो है कि लड़की को शर्मसार करके चुप करा देना। एक जो हमारे समाज में है भी कि एक लज्जित कर देना किसी को, तो वो जो एक अटेम्प्ट है, आई फाइंड दैट वेरी वेरी एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक। और मुझे लगता है कि उस चीज पे हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देनी चाहिए और हमें बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए। स्वरा, मेरा अगला सवाल आपकी वेब सीरीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब दानिश असलम ने या इस फिल्म के इस सीरीज के क्रिएटर्स ने आपको अप्रोच किया, सो व्हाट वाज द फर्स्ट पिच लाइक? मतलब सीधे आपको एक हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट पकड़ा दी या बोला कि एक रोल है? क्योंकि आई एम श्योर सारे एक्टर्स जब वो अपने आप को अलग अलग रोल्स में देखते हैं तो एक बार तो होता है अच्छा वर्दी वाला रोल भी करना है, पुलिस वाली हाँ, बनना है। और ये पहली बार है, मैंने कभी पहले वर्दी वाला रोल किया नहीं है, एक्शन भी नहीं किया है। बट एक्चुअली मुझे दानिश के साथ ही मेरा तीसरा कोलैबोरेशन है, क्योंकि उन्होंने मेरे 2 शो पहले के डायरेक्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल, सीजन 1 और 2, और अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो मुझे पता था कि वो ऐसे किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था जब स्क्रिप्टिंग चल रही थी, एंड आई वाज लाइक वाह, काफी इंटरेस्टिंग है। एंड फनीली जब उन्होंने मुझे शो ऑफर किया, मैं एक्चुअली छुट्टी पे थी यूरोप में, तो मैं इटली में किसी, आई थिंक हम लोग फ्लोरेंस में थे शायद, या वेनिस में, आई कांट रिमेम्बर, और मैं किसी कॉफी शॉप पे बैठी थी और उसने मुझे फोन किया और उसने कहा अच्छा सुनो, वो जो मैं शो कह रहा था तुम करोगी क्या? तो मैंने कहा हाँ, मतलब आप भेजो मुझे स्क्रिप्ट। ही सेड लेकिन हमें जल्दी लॉक करना है, बिकॉज हमें ग्रीन लाइट हो गया है, डेट्स वेट्स ये वो, तो कैन यू, हाउ सून कैन यू टेल अस? तो मैंने कहा स्क्रिप्ट भेजो, मैं तुम्हें पढ़ के बताती हूँ। तो उसने स्क्रिप्ट भेजी और मैंने उसी दिन किसी दूसरे कॉफी शॉप में पढ़नी शुरू करी। मुझे लगा ठीक है पढ़ूंगी, 1 एपिसोड 2 एपिसोड, मैं सारे पढ़ गई। मैं 10 के 10 एपिसोड पढ़ गई वहीं बैठे बैठे उसी कॉफी शॉप में। एंड बाय द एंड ऑफ इट आई वाज जस्ट लाइक या आई एम डूइंग दिस, सो लेट्स जस्ट, सो जब तक मैं छुट्टी मना रही थी साइड पे ये सारी बातें चल रही थी, और जब तक मैं वापस आई मेरे पास नौकरी थी एक और। सो इट वाज ग्रेट, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इट। एंड ऑफ कोर्स आई हैव नेवर प्लेड अ कॉप, पहली बार वर्दी धारण किया है मैंने। और एसीपी राधा नौटियाल। सबसे पहले तो मैं हंस के ये सोच रही थी कि भैया जीवन में, मुझे याद है जेएनयू में जो धौलपुर हाउस में बच्चे बैठ के सिविल्स की तैयारी करते थे, गलती से एक बार मैं भटक गई थी धौलपुर हाउस में, उसके बाद दोबारा कभी अंदर नहीं घुसी मैं। तुम एक बार गई हो धौलपुर हाउस? ऑफ कोर्स गई हूँ मैं। क्या ऐसा करने गई थी? कब्जा करके रखते थे उस जगह को सारे सिविल एस्पिरेंट्स, और मुझे याद है टर्म पेपर या कुछ लिखना था मुझे, तो मैं सिविल्स लाइफ में तो नहीं निकाल पाई। अच्छा है आईपीएस का रोल मैंने ऐसे शो में कर लिया। ऑलराइट, सो क्या होता है मेथड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का टू अप्रोच अ रोल? लाइक डू यू टॉक टू लॉट्स ऑफ कॉप्स, या तुम्हें था कि नहीं जो रीडिंग में है मैं उसको एब्जॉर्ब करूंगी, या डायरेक्टर की ब्रीफ पे चलूंगी? व्हाट्स योर मैकेनिज्म? तो फॉर मी 2 चीजें, जैसा कि कहीं पे तो अपना समाज शास्त्र की डिग्री और साहित्य की डिग्री आएगी। तो सबसे पहले चूंकि बीए है साहित्य में, मैं एक टेक्सचुअल एनालिसिस करती हूँ। जो स्क्रिप्ट है बिल्कुल हमारी हिंदी की क्लासेस याद आ जाएंगी, मैं उसमें नोट्स वोट्स बनाती हूँ बाकायदा, वहां स्टिकर विकर रख के प्रॉपर एक समीक्षा होती है टेक्स्ट की, किरदार की, कॉन्टेक्स्ट की, संदर्भ, बैकग्राउंड, ये सारा सेट कर लेती हूँ मैं अपना। फिर मैं एक समाजशास्त्री की तरह देखती हूँ कि चलो इस किरदार का सामाजिक संदर्भ क्या है। ये फॉर बहुत बेसिक सवाल, ये किसकी बेटी है? ये रिक्शे वाले की बेटी है, पान वाले की बेटी है, सरकारी बाबू की बेटी है, या ये एक आईएएस की बेटी है? ये हिंदी मीडियम स्कूल में गई थी या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में गई थी? बिकॉज ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग will dictate what kind of body language the character will have. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिंदिया का जो किरदार है वो कभी ये जेस्चर करेगा ही नहीं, ये या ये आई रोल करना, बिकॉज ये पूरा जो जेस्चर, ये बॉडी लैंग्वेज जो है, ये हमें अमेरिकन टेलीविजन से आया है।
आप भारत में अगर जमीनी वो देखेंगे, लोग अपने oh my God, ये आई रोल करना ये है ही नहीं हमारे, हम लोग ऐसे बात करते हैं, ये this is our this thing. So stuff like that I try to pick out. For flesh of course, then अगर मुझे कैरेक्टर प्ले करना, मैं कोशिश करती हूँ कि उन असली में उन किरदारों से मिलूं, बातें करूं। तो फ्लैश के लिए मैंने कई सारे पुलिस अफसरों से बात की, मर्द औरत दोनों, आईपीएस स्टेट कार्डर वाले दोनों लोग। और मैंने एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पाई सौरभ, विच इज एक्चुअली दैट अक्रॉस द बोर्ड एक फ्रस्ट्रेशन पुलिस वालों के अंदर मैंने हर इंसान में देखा कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हम अपनी जान जोखिम में डाल के मुजरिम को पकड़ते हैं, और जो सिस्टम है वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं क्रिमिनल, और जो लूप होल है लॉ में वो कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं क्रिमिनल्स। तो मुझे ये फ्रस्ट्रेशन, मैंने राधा का फिर इमोशनल मोटिवेटिंग फैक्टर बनाया। तो आप शो अगर देखेंगे तो राधा एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी सारी जद्दोजहद अपने ही सिस्टम से लगी हुई है, वो उसे हमेशा लगते रहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं आई कांट डू इनफ। सो I found that cause for that frustration in talking to those police officers. बाकी मुझे फिजिकल ट्रेनिंग, थोड़ी गन पकड़ने की ट्रेनिंग करनी पड़ी, जो सबसे बड़ा डिजास्टर था। ये भी समझ में आ गया कि एक सिविल क्लियर कर भी लेती तो भी पुलिस अफसर नहीं बन पाती, क्योंकि गन चलाना भाई मेरे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। ट्विटर पे जो लगे वो लगे, लाइफ में मैं बहुत खट्टू हूँ, मुझे बिल्कुल गांधी जी की अहिंसा का मतलब समझ में आ गया मुझे ये शो करके। बट गन की ट्रेनिंग थी, केबल्स पे लटकने की ट्रेनिंग थी, और दौड़ने की ट्रेनिंग। स्वरा जी, आप इस पर भी ट्रोल होंगी, गांधी जी की अहिंसा कायर की अहिंसा नहीं है। गॉड, नहीं अपने लिए नहीं बिल्कुल। मुझे ये बताइए, इसमें एक डायलॉग आता है, मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सारे सेक्स ट्रैफिकर्स को चौपाटी पे नंगे खड़ा करके मशीन गन से उड़ा दूं। ये आपने बताया किरदार का फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन हमारे देश में एक लंबी डिबेट भी चल रही है, चाहे वो हैदराबाद का मामला हो, दूसरी जगहों का, एक इंस्टेंट जस्टिस, क्योंकि जो जस्टिस का सिस्टम है उसमें नहीं मिलता है। सो नाउ डू यू सिंपैथाइज विद दोस कॉप्स? हाउ डू यू लुक एट दिस इशू? बिकॉज एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखने वाले के तौर पर भी बिलीव कि हमें इंस्टीट्यूशंस दुरुस्त करने होंगे। मतलब ऐसे तालिबानी न्याय नहीं कर सकते कि भीड़ ने तय कर दिया या कुछ कॉप्स ने कर दिया और हाँ मिल गया जस्टिस, इनके साथ यही होना चाहिए, भीड़ ने भी ताली बजा दी। लेकिन नाउ आप पाले के उस तरफ खड़ी हैं इस किरदार के साथ। आई थिंक कि देखिए, हम अभिनेता और अभिनेत्री हैं, हम जरूरी नहीं है कि हम जो किरदार करते हैं हम उसके हर बात और हर एक्शन से सहमत होते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए, मैंने उस फ्रस्ट्रेशन को समझा, मैंने उस फ्रस्ट्रेशन का संदर्भ समझा, पर ये जरूरी नहीं है कि मैं आई डोंट थिंक कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पब्लिकली या मैं एक निजी रूप में कभी भी इस किस्म की, जो जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हैं, तालिबानी न्याय, या ये जो इंस्टेंट जस्टिस है, या ये जो ऑन द स्पॉट जस्टिस है, बिल्कुल कि तुरंत वहीं पे हो जाए सब कुछ, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत एक उपयुक्त तरीका है जस्टिस और न्याय दिलाने का लोगों को। एक रोष होना हमारे अंदर, एक गुस्सा होना, खास करके जब जो क्राइम है वो इतना घिनौना है, जैसे कि ट्रैफिकिंग, ऑफ कोर्स एक गुस्सा होता है, एक रोष होता है, लेकिन आई थिंक चूंकि पब्लिक में रोष होता है, और इसलिए हम वो पूरी जो प्रक्रिया है वो इन लोगों के पास जाती है जो शायद कानून बेहतर समझते हैं, जो शायद थोड़ा दूर होके उस सेंटिमेंट से, इमोशन से दूर होके खड़े होके एक ऑब्जेक्टिव तरीके से न्याय की प्रक्रिया चला पाए। एंड आई थिंक इसलिए हमारा पूरा न्याय तंत्र बना है। ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगता है, वो फ्रस्ट्रेटिंग है, बट अल्टीमेटली आई थिंक आइडिया और नियत ये होनी चाहिए कि एक भी मासूम पब्लिक और जनता के रोष के चक्कर में एक भी मासूम ना चढ़ जाए सूली पर। I think that is this thing. So that is really for me the reason कि हमें एक जुडिशियल प्रोसेस में बिलीफ रखना चाहिए। सर, आपकी ये जो सीरीज आ रही है फ्लैश, इसमें मैं ट्रेलर देख रहा था तो कई चेहरे नजर आए। अक्षय ओबरॉय हैं, महिमा मकवाना हैं, युधिष्ठिर रोड्स हैं, और हैं विद्या मालवाड़े। आप चक दे इंडिया की रिलीज के वक्त क्या कर रही थी? यू वर इन पीजी?
पोस्ट ग्रेजुएशन? must have been in college or school. कॉलेज में होंगी, हाँ कॉलेज 2007 में निकली थी शायद ना, 6-7 में. But I loved that film and I loved Vidya ma'am's role and I was very excited to meet her. And मुझे तो उनका पूरा वो ट्रैक बहुत ही बेहतरीन लगा. और मैं तो शाहरुख सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं तो बहुत ही जल रही थी उनसे कि शाहरुख सर के साथ इतने सारे सीन और एक्टिंग करने का मौका मिला. बट शी वाज लवली. एंड एक्चुअली फ्लैश की पूरी कास्ट जो है, जो जैसा कि आपने कहा, ये शो में एक्चुअली मल्टीपल ट्रैक्स हैं. तो इट्स नॉट जस्ट, ये सिर्फ राधा की कहानी नहीं है, ये एक्चुअली पूरी दुनिया की कहानी है. एंड मुझे लगता है कि बखूबी सबने अपना किरदार किया है. अक्षय ओबरॉय जो विलन का किरदार कर रहे हैं, वो तो इतने डिस्टर्बिंग लगे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने वो उस मतलब उसको ऐसे मतलब वो प्योर इवल है, उसके साथ करता है तालिबानी न्याय करने का मन. मतलब उसने इस बेहतरीन तरीके से अदाकारी करी है. बाकी विद्या मैम, यूडी, महिमा जो किडनैप लड़की का रोल कर रही है, दिल दहला देने वाला पूरा ट्रैक. एक बच्चों को लेकर भी ट्रैक है वो, मतलब वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. सो इट्स अ रियली इफेक्टिव शो. आई थिंक पूजा ने लिखा है बहुत बेहतरीन तरीके से, दानिश ने इसकी जो डायरेक्शन करी है. was one of the writer for अंधाधुन as well, I guess. Yes, she's a tremendously talented writer. And I think कि फ्लैश में वो दिखता है, वो कितने सारे layers उस दुनिया के हमने टटोले हैं. So it's been actually quite fantastic. And also all the big shout out to all the actors जिन्होंने ट्रैफिकर्स का काम किया है, और जो अलग अलग क्योंकि इस दुनिया में तो कई विलन होते हैं, इतने मतलब बेहतरीन तरीके से उन सब ने किया है. तो मेरे लिए तो काफी हम्बलिंग एक्सपीरियंस था. आप अपने जवाब में कुछ सर लोगों का जिक्र कर रही थी, उसमें से एक थे शाहरुख सर, एक और सर है सलमान सर. एक गणपति पूजा का वीडियो है जो खूब घुमाया जाता है सोशल मीडिया पर. हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आता भक्तों को दिक्कत क्या है. मैं पूजा में जाती हूँ तो दिक्कत है, मैं पूजा में नहीं जाती हूँ तो दिक्कत है. अगर आधे टाइम बोलते रहते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, जब हिंदू पूजा में जा रही हूँ और अपने हिंदू कल्चर में पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसमें दिक्कत है. अभी क्या कह सकते हैं. मतलब गणपति विसर्जन में पूरा शहर नाचता है. इट्स नॉट जस्ट मी. और आप किसी और के लिए नहीं नाचते, आप गणपति के लिए के पुरुषावर्ती लौकरिया के आस में नाचते हैं. स्वरा, कई लोग इस तरह के इल्जाम लगाते हैं कि इंडस्ट्री में कुछ बड़े एक्टर्स और उनकी लॉबी, उनके ग्रुप हैं, और अगर आप उनकी गुड बुक में हैं और तभी आपको अच्छे रोल मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, इस तरह की बातें कही जाती हैं. और फिर उसी के लिए अब एक टर्म भी दे दिया गया है, नेपोटिज्म. हाउ डू यू लुक एट दिस डिबेट? आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉटन टायर्ड ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बट सिंस वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वांट योर टेक. ऑनेस्टली सौरभ, मैंने मतलब मुझे लगता है कि खुद स्टार चिल्ड्रन और जो अंदर का गुट है वो भी नहीं डिनाई कर पाएगा कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है. मैं तो एक स्टेप आगे जाके मुझे खुद ही याद नहीं था, और मैंने फिर एक वीडियो देखा अपना 2016 से, जहां मैंने करण जौहर से पूछा, और मैंने एक्चुअली नेपोटिज्म भी नहीं, मैंने कहा कि ये इंडस्ट्री फ्यूडल है, सामंतवादी है. जो कि मैं कह रही हूँ कि नेपोटिज्म से एक स्टेप आगे बढ़कर एक्चुअली है. और मुझे अभी भी लगता है कि है, क्योंकि वो पूरा स्टार सिस्टम जो है वो एक सामंतवादी सिस्टम है. क्यों कोई एक एक्टर किसी दूसरे एक्टर से ज्यादा खास हो, वो पूरा जो वो एक पावर डायनामिक है. लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बॉलीवुड अकेला इंडस्ट्री नहीं है इसमें. नेपोटिज्म हर जगह ऑपरेट करता है. कल को आपके बच्चे अगर लल्लन टॉप में ही आना चाहें तो उन्हें एक खास, आपके बच्चे होने के नाते उनको एक खास, उनकी एक पहचान होगी, वो अनडिनायबल है. वो एक पावर स्ट्रक्चर है, वो अनडिनायबल है. सो आई थिंक दैट जिन लोगों के पास प्रिविलेज है उन्हें उसे एक्नॉलेज करना चाहिए. मेरे पास एक दूसरे संदर्भ में प्रिविलेज है, क्या फायदा है उस प्रिविलेज को डिनाई करने का कि मैं इस देश में, मेरे पास जिस किस्म का सोशल कल्चरल कैपिटल है उसने मेरी मदद करी है. मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं करण जौहर को भी किसी पार्टी में जाके बोलूं, हाँ आई एम स्वरा भास्कर, आई लाइक टू वर्क विद यू. और वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं और से आ रहा है, वो जेएनयू की पढ़ाई से आ रहा है, वो डीयू की पढ़ाई से आ रहा है, वो मेरे माँ बाप की भाषा से आ रहा है, उनके अपने संदर्भ से आ रहा है. अब मैं इसको डिनाई करने का तो कोई मतलब नहीं है ना. तो इट्स द सेम थिंग. आई थिंक कि नेपोटिज्म कोई डिनाई नहीं करता है, किसी को करना नहीं चाहिए. लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉलीवुड में टैलेंट जो है वो सर चढ़ के बोलता है. बॉलीवुड, उसमें देर लग सकती है लेकिन वो आपको जिंदगी भर इग्नोर नहीं कर सकता है. इसका सबसे बड़ा प्रतीक है शाहरुख,
जो एक बार कभी आउटसाइडर थे, आज सबसे बड़े इनसाइडर हैं। कंगना खुद, इरफान, नवाज, राजकुमार, मैं, रिचा, हुमा, राधिका, मतलब बहुत नाम है। और अब तो खास करके ये पूरे ओटीटी के एक्सप्लोजन के बाद मुझे लगता है कि पूरा स्टार स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे चेंज होगा। सो एक्चुअली हम बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स में रह रहे हैं। मुझे कंगना की बात से कोई खास मतलब उसके जो थ्योरेटिकल नेपोटिस्टिक जो उन्होंने वो किया, उससे कोई खास मुझे असहमति नहीं है। बस मेरे को नहीं लगता कि कोई कंस्पिरेसी थियरी है और माफिया है और मर्डर्स हो रहे हैं, ये इससे मैं नहीं सहमत हूँ। आपकी आखिरी दफा कंगना से कब बात हुई थी? भाई कंगना जी से तो मेरी बात टीवी चैनल्स पे होती है, और क्या आप लोगों के जरिए। नहीं नहीं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द डिबेट कल्चर। I don't know. I don't think I haven't met her after. I don't think I met her after returns. तनुज मनु रिटर्न्स के बाद मैं नहीं मिली हूँ शायद उनसे। ये भी एक जरूरत है ना कि अलग अलग पॉलिटिकल लीनिंग्स वाले लोग भी संवाद करें, नहीं? आई मीन आई थिंक बिल्कुल होनी चाहिए, बट वो संवाद होना चाहिए। फिर वो इल्जामात अगर नहीं, आ that's why रहे I have हो। carefully chosen the word संवाद, where you tend to learn and understand सामने वाले का point of view. एब्सोल्युटली, बट मुझे लग रहा है कि आजकल जो जिस किस्म की बातचीत हो रही है वो संवाद नहीं है, वो बस इल्जामात हैं। वो आगे पीछे एक दूसरे को हम इल्जाम लगा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ यूजफुल दैट इज, बियॉन्ड द पॉइंट। प्रसून जोशी साहब ने आपकी पिछली वेब सीरीज रसभरी के बारे में कुछ कहा और फिर आपने लिखा आदर्श सहित सर शायद आप सीन गलत समझ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों की बात हुई, कंफ्यूजन दूर हुआ, या आपको लग रहा है कि because he is a ऑनेस्टली sensible मुझे man, all said and done, प्रसून जोशी is a sensible man, उनकी पॉलिटिक्स है, उनके अपने एफर्ट्स हैं, उससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं, बट आई थिंक ही इज समवन यू कैन इंटरेक्ट, यू कैन एंगेज इन अ डायलॉग। I think Prasoon sir is not just a sensible man. I think he's one of our finest writers. यस वो इस यस, इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन राइटर्स में से हैं। उन्होंने हमें सबसे बेहतरीन पिछले दशक की फिल्में जो हैं, और सबसे बेहतरीन फिल्में दी हैं, सबसे बेहतरीन गाने दिए हैं। उन्होंने क्रांतिकारी गाने दिए हैं हमें। तो मुझे लगता है कि प्रसून सर की समझ पे तो किसी किस्म का की उंगली नहीं उठाई जा नहीं सकती। नहीं, पर एक, क्योंकि इसलिए मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अभी देखिए कई तरह के गुट हैं। तो एक गुट है जो वो नरेंद्र मोदी की का उन्होंने जो इंटरव्यू किया उसको लेकर उन पे मीम बनाते हैं, आक्षेप लगाते हैं। दूसरा, सेंसर बोर्ड को हेड करना इज अ वेरी थैंकलेस जॉब। या तो इस वजह से ऑनेस्टली मैं विश्वास नहीं कर सकती कि प्रसून सर ने वो सीन देखा और वो संदर्भ नहीं समझ पाए, क्योंकि मैं एक्चुअली उनकी फैन हूँ। और मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है बिलीव करना कि उन्हें सीन समझ नहीं आया होगा या उन्होंने गलत समझ लिया। ये हो ही नहीं सकता। ऐसा दिग्गज राइटर गलत तो नहीं समझ सकता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे शायद कोई उनकी सरकारी जिम्मेदारी होगी। मुझे पता है कि एक ओटीटी को सेंसर करने के ऊपर एक पूरी डिबेट छिड़ रही है, और कहीं पे मुझे लगता है कि वो शायद सिर्फ अपना इज इट लाइक बिल्डिंग अ रोल निभा केस? रहे हो। सॉरी, इज इट लाइक बिल्डिंग अ केस? I think so. I think that they are trying to build a consensus to एक सामाजिक रूप में, एक जनता में वो एक हामी चाह रहे हैं कि हाँ ओटीटी पे सेंसर होना चाहिए। आई थिंक इट्स रियली जस्ट दैट। पर्सनल लेवल पे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि प्रसून सर के समझ में किसी किस्म की भी कमी हो सकती है। लेकिन चूंकि मैं ये लॉकडाउन में हुआ है, मैं दिल्ली में हूँ, वो बॉम्बे में, मैं उनसे मिली नहीं हूँ। पर मैं उनसे अगर मिलूंगी मैं जरूर उनसे पूछूंगी। एंड आई एम श्योर वो मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। बहुत सभ्य सज्जन है वो। Yes, he is. What's your take on censorship as far as OTT platforms are concerned? क्योंकि कई लोग हैं जो कहते हैं कि यार हम देखते हैं बच्चों के साथ, एकदम से उसमें सीन आ जाते हैं जिसमें वायलेंस है, सेक्स सीन है, अगर बहुत फ्लैट ढंग से कहें तो लव मेकिंग सीन है, गालियां हैं। सो वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी डोंट नो कि हम कौन सी पर्टिकुलर सीरीज बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं, कौन सी नहीं देख सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। सो व्हाट्स आई योर थिंक टेक? बिल्कुल ही वैलिड कंसर्न है माँ बाप का, पेरेंट्स का, बड़ों का जो परिवार में है। लेकिन मैं उन्हें सिर्फ बहुत ही आदर सहित इतना ही कहना चाहूंगी कि इसलिए सर्टिफिकेशन होती है, इसलिए रेटिंग लगती है। रसभरी के आगे लिखा हुआ है कि वो 18+ व्यूइंग है। आई थिंक कि बेस्ट तरीका इन चीजों में होता है कि आप उसकी रेटिंग चेक करें। ओटीटीज भी रेटिंग बताते हैं। एडल्ट कंटेंट जहां जहां होता है
वहां साफ साफ लिखा हुआ रहता है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें सौरभ, तो मैं ओटीटी पे सेंसरशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि ओटीटी का पूरा पॉइंट था ओपन इंफॉर्मेशन, ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस टू कंटेंट और आजादी। अगर और हम अच्छे अच्छे शोज, रोचक शोज, नए कहानियां, नए किरदार, पाताल लोक हो गया या मेड इन हेवन हो गया या सेक्रेड गेम्स हो गया या फ्लैश हो गया, हम इस किस्म की कहानियां सिर्फ इसलिए कह पा रहे हैं इस माध्यम में क्योंकि यहाँ पे सेंसरशिप नहीं है। फ्लैश जैसी कहानी हमने फिल्मों में क्यों नहीं देखी है आज तक? ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे मेन स्ट्रीम भारतीय सिनेमा ने फिल्म क्यों नहीं बनाई है? मैं कह रही हूँ मेन स्ट्रीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुद्दे पे, जो एक्चुअली डिटेल में जाए इस मुद्दे पे, क्योंकि बना ही नहीं सकते आप, क्योंकि इतनी आपको आधी से ज्यादा चीजें सेंसर करनी पड़ेंगी, तो आप कहानी क्या ही बोल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सेंसरशिप जो है वो एक मेरे मेरे मन में वो एक बहुत ही बचकाना रिस्पॉन्स है। वो एक वो आज के जमाने में खास करके जब इतनी एक्सेस है यार हमारे पास, हमारी जनता बैठ के अमेरिकन शोज कंज्यूम कर रही है, यूके के शोज कंज्यूम कर रही है, फिर आप कहते हो कि ओ इंडियन कंटेंट की क्वालिटी नहीं है। कहां से आएगी यार क्वालिटी? आप हर चीज पे 10,000 किस्म की पाबंदियां डाल दोगे, आदमी कहानी बोल कैसे पाएगा अगर इतनी सारी पाबंदियां होंगी? तो अगर हम सारे टाइम, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि एक दिन तो हम रामायण महाभारत को भी सेंसर करने लगेंगे, क्योंकि अगर एक्चुअली उन चीजों को पढ़ा जाए तो उनमें भी काफी सारे ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो आज के जमाने में हमें क्या पता लगे कि अरे ये कैसे हो गया। हमारे पुराण ही सेंसर हो जाए क्या पता, कृष्ण भगवान की रासलीला ही सेंसर हो जाएगी किसी दिन, मुझे लग रहा है। सर आप मुझे ये बता रही हैं, हिंदी के एक बहुत मकबूल राइटर हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह ने पिछले दिनों एक उपन्यास लिखा, कुछ एक बरस हो गए हैं, वो कृष्ण के आखिरी दिनों की कहानी थी, उपसंहार के नाम से। और उसमें कई प्रसंग आते हैं जो उन्होंने अलग अलग पुराणों से उठाए, लेकिन लोगों ने उनको इतना ट्रोल किया, इतनी भद्दी भद्दी गालियां कि तुम कृष्ण के बारे में, ईश्वर के बारे में ऐसे कैसे लिखा। उनका भाई मैंने नहीं लिखा, हरिवंश पुराण में है, इसमें है, उसमें, मैंने सिर्फ रिप्रोड्यूस किया है। तो वो एक अध्ययनशीलता की कमी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इंफॉर्मेशन पॉवर्टी जो है जिसे कहते हैं ना हमारे देश में, इतनी हाई लेवल पे है कि आधे टाइम हम जिन चीजों के बारे में लड़ रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है उसके बारे में। वो तो खैर अब क्या ही बोले। अच्छा, आप ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रही थी, तो मुझे एक फिल्म याद आ रही थी, 2018 में आई है, लव सोनिया, या डील्स विद दिस टॉपिक। देखिए मैंने, हाँ बहुत बेहतरीन फिल्म है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने, बट उसको भी रिलीज, मतलब उसको एक मेन स्ट्रीम रिलीज नहीं मिल पाया, और वो हाँ, एक एक्चुअली इंटरनेशनल फिल्म है। वो बॉलीवुड, मतलब वो उसमें बॉलीवुड के एक्टर्स कास्ट हुए, वो यहाँ शूट हुई है, लेकिन उसका उसके प्रोड्यूसर्स, उसके निर्देशक सब हॉलीवुड के हैं। हम्म, एंड उसकी जो रिलीज है वो एक मेन स्ट्रीम रिलीज बिल्कुल नहीं मिल पाई है उस फिल्म को, भारत में तो कतई नहीं मिल पाई है। स्वरा भास्कर को गुस्सा क्यों आता है? शी गेट्स एजिटेटेड, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि स्वरा ने ऐसे एक संकल्प लिया है कि अब मैं काम और कंपोज रहूंगी, इनर पीस, जैसे वो कुंफू पांडा में होता है ना, कि वो ऐसे बोलता रहता है, जो मास्टर होता है, इनर पीस, इनर पीस। क्यों आता है गुस्सा, बताओ, व्हाट मैं एजिटेट? कोशिश, देखिए अब गुस्सा तो खैर क्या है, गुस्सा मुझे सबसे ज्यादा, मतलब उस तरीके से देखें तो मुझे आता है झूठ पर, गुस्सा मुझे आता है अन्याय पर, और गुस्सा मुझे आता है फेक न्यूज पर। और मुझे लगता है आजकल ये जो जो तीन चीजें हैं, इनकी ये इस भरपूर मात्रा में हमारे समाज में है प्रचलित। तो मैं भी आजकल कुंफू पैंडा की तरह इनर पीस करते रहती हूँ। ठीक है, आपने अन्याय का जिक्र किया। न्याय का जो सर्वोच्च मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट, वहां पर इन दिनों एक बड़ी जोरदार डिबेट चल रही है स्वरा प्रशांत भूषण के केस के संदर्भ में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात, कि आप कितनी आलोचना कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट के जजों की। और उस पे जो लीगल फ्रेटर्निटी वो पूरी बटी हुई है। फिर एक 2009 के केस के सिलसिले में भी प्रशांत भूषण ने कैविट डाला कि भाई जुडिशियल स्क्रूटनी कैसे हो, अगर कोई जुडिशियल करप्शन है तो उस पर कैसे बात हो। और उन सब के बीच एक अपडेट आता है जो आपसे जुड़ा हुआ है। यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? आई थिंक मुझे अपने वकीलों की ये बात मानते हुए इस पे बहुत ही आदर पूर्ण तरीके से नो कमेंट्स कहना पड़ेगा सौरभ, कि फिलहाल इस पे मैं बिल्कुल इस मामला पोजीशन में कोर्ट नहीं में हूँ है। कि मैं कोई अभी तक कोर्ट में पहुंचा नहीं है एक्चुअली।
तो अभी सिर्फ एक याचिका दायर की गई है, तो हमें देखना है कि क्या रिस्पॉन्स आएगा अटॉर्नी जनरल का। तो आई थिंक वेट एंड वॉच के वेणुगोपाल क्या फैसला करते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे ऑन अ ब्रॉडर टर्म आपको ऐसा लगता है क्या स्वरा कि कई लोग कहते हैं कि पहले खुलकर आलोचना हो सकती थी, कई लोग कहते हैं कि नहीं हो तो पहले भी नहीं सकती थी, अब ज्यादा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो एक पूरा डिसेंट नोट को लेके डिबेट है जो बहुत ही दो पालों में है। एक कहेंगे साहब जब गांधी नेहरू परिवार राज कर रहा था तब भी तो कितना सेंसरशिप थी, फर्स्ट फैमिली के बारे में कोई कितना बोल पाता था। कई लोग ये स्वीकार नहीं कर पाए, एक टर्म भी चलता है लुटियंस डेली, वो ये स्वीकार नहीं कर पाया कि एक नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो एक चाय वाले का, एक चाय वाला या एक बहुत ही सबॉल्टन बैकग्राउंड वाला व्यक्ति, हिंदी स्पीकिंग या गुजराती स्पीकिंग व्यक्ति पावर सेंटर में आ गया है। तो ऐसी ये दो थ्योरी दी जाती है और ये भी कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया ज्यादा है तो वो ट्रोलिंग भी, मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों बहुत सरफेस पर दिखते हैं। व्हाट्स योर टेक? वेल आई थिंक दैट मैं खैर इमरजेंसी की तो बात क्या ही बोलूं, मैं पैदा नहीं हुई थी। तो जब से मैंने होश संभाले हैं उसी की मैं बात कर सकती हूँ, और जब से थोड़ी समझ आई है समाज के बारे में, मुझे लगता है कि जरूर देखिए, किसी भी सरकार और सत्ता में जो भी होता है उसका अपना एक नेचर होता है, और अक्सर वो जो नेचर होता है वो एक डिसेंट के विरोध में ही होता है, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता बचानी होती है। तो मैं किसी खास एक परिवार और किसी के डिफेंस में कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं आपको एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे जवाब दूंगी। 2010 में मैं जब बॉम्बे गई भी नहीं थी शायद, या गई थी, मैंने ट्रिप लिया था वेस्ट एशिया का। फिलिस्तीन गए थे हम लोग। एक कारवां था, एक वो एनजीओस का और सॉलिडारिटी कैरावान था। गाजा पट्टी गए थे हम लोग, और हम लोगों का जो रूट था वो पूरे इस इलाके से गुजर रहा था। ईरान, मतलब दिल्ली से ईरान गए, ईरान से टर्की, टर्की से सीरिया, सीरिया अब वो बेचारा देश ही नहीं बचा जहां हम गए थे, वहां से लेबनान, लेबनान से इजिप्ट होते हुए गाजा पट्टी। ठीक है, तो ये 1 महीने से ऊपर मैं उस पूरी दुनिया में घूम रही थी। और मुझे याद है कि मैं बार बार हर जिस देश से निकल रही थी मुझे बार बार लग रहा था कि यार इंडिया की सबसे बेस्ट चीज है क्या है, वो मुझे बार बार लग रहा था। और मैंने वापस आके अपने माँ बाप को कहा था कि भैया इस देश में लाख बुराई हो, लेकिन इस देश में जो भिखारी है ना वो भी सरकार को के खिलाफ शिकायत करने से, और सरकार को मैंने उस टाइम कहा था गाली देने से डरता नहीं है। ये सबसे बेहतरीन चीज है इस देश की, कि इस देश में जिस किस्म का डर मैंने उन देशों में अपनी सरकार को लेके देखा था, वैसा डर 2010 की बात कर रही हूँ मैंने उस टाइम, मैं छोटी भी थी खैर, मैंने कभी नहीं देखा था भारत में। मुझे हमेशा लगता था, और मुझे खुद भी नहीं लगता था, मैं खुद हम बड़े आसानी से बातचीत में इस टाइप में निंदा कर पाते थे सरकार की और जो लोग सत्ता में है उसकी। मैं कह रही हूँ कि घरों में पर्सनल लेवल पे 2014 के बाद एक डर जो लोगों के मन में बैठा है, और एक सेल्फ सेंसरशिप जो है कि नहीं एक्चुअली यार ये कुछ नहीं कहते, कुछ हो जाएगा, ये मैंने न सिर्फ घरों में देखा है, ये मैंने पब्लिक डिस्कोर्स में देखा है, ये मैंने फिल्म इंडस्ट्री में देखा है। मतलब कुछ तो हो रहा होगा ना, कि ये भय पैदा कहां से हो रहा है, कहीं से तो आ ही रहा होगा। ये लोग एवी तो पागल नहीं हो गए होंगे। सो आई थिंक दैट इज हाउ आई परसीव दिस। और दूसरी चीज तो खैर अब देख ही रहे हैं कि जिस किस्म से अब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही कह लें, या जिस किस्म से विरोध को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, कितने सारे पॉलिटिकल डिसेंटर्स जेल में हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स जेल में हैं। तो ये भी मैंने तो पहले की सरकार में नहीं देखा था। ऑफ कोर्स यूएपीए एक्ट का जो है वो कांग्रेस की ही सरकार लाइक बहुत अच्छा इस्तेमाल हमारी आज की सरकार कर रही है। तो वो सारी चीजें तो बिल्कुल हैं। मतलब आई थिंक दैट देयर इज इनफ केसेस टू शो दैट देयर इज जो डर है वो एक कारणवश है, वो पिछले 6-7 सालों में आया है, और उसका एक कारण है। स्वरा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने इतनी सारी डिसेंट की बात की, शुरुआत में एक्टिविज्म और उस सब की बात हुई, एक नागरिक के तौर पर हमें जागरूक होना चाहिए।
और एक एक्ट्रेस के तौर पर हमें खूब काम मिलना चाहिए, बहुत ही फ्लैट लहजे में कहें तो मीठी रोल मिलने चाहिए। आपको लगता है कि ये दोनों चीजें कभी कभी एक दूसरे के सामने आ जाती हैं? कई लोगों को लगता है कि अच्छा इसको लेंगे, ये तो बहुत वोकल है इश्यूज पर, ये डायरेक्टर वोकल है, ये राइटर वोकल है, ये एक्ट्रेस या एक्टर वोकल है। कई लोग हैं जिनको नहीं नहीं यार कोई फायदा नहीं है, बेकार में ट्रोल होंगे तो चुप रहे। तो ये लाइबिलिटी बन जाता है, या कई लोगों के मन में जिच पैदा हो जाती है कि इसका तो एक प्रोफाइल है, सोशल प्रोफाइल भी, एक पॉलिटिकल प्रोफाइल भी है। आई विश नहीं होता ऐसा, लेकिन मुझे एक्चुअली अब कई लोगों ने बोल दिया है, कई शुभचिंतकों ने बोला है कि स्वरा तुम तुम्हारे लिए मैं सजेस्ट कर रहा था तुम्हारा नाम और स्टूडियो ने बोला कि नहीं भाई वो तो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, कुछ दिक्कत हो जाएगी, या किसी ने मेरे को एक्चुअली बोला गया कि तुम्हारी एक न्यूसेंस वैल्यू हो गई है। न्यूसेंस वैल्यू ये शब्द इस्तेमाल करें, और काफी करीबी किसी ने जिन जो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मेरे हित में ही सोच रहे होंगे, और सो ऑफ कोर्स काम पे असर पड़ा है। पर मुझे लगता है कि सौरभ अब वो तो जो है ना कि वो तो झेलना पड़ेगा, वो एक डिसीजन लिया है। तो अब आप जो ये जब आप उस रास्ते उतर जाते हैं, फिर उस रास्ते पे जो जो आपको मिलेगा, पत्थर कांटे whatever, you have to deal with that. But I will also say that I mean of course it has had an impact, but it has also I have also still kept working. मतलब आप देखिए मेरे लॉकडाउन में मेरे 3 शो रिलीज होने वाले हैं लॉकडाउन में। रसभरी आ गई, फ्लैश आ गया, अब भाग भी नहीं भाग आ रहा है। सो आई हैव आल्सो बीन वेरी लकी दैट देयर आर स्टिल पीपल जो और जो कि मेरे काम के दम पे, मेरी एक्टिंग के दम पे, चाहे व्हाटएवर मेरे पॉलिटिकल व्यू से वो सहमत हैं असहमत हैं, बट फिर भी हम वो काम करना चाहते हैं मेरे साथ। सॉरी आई एम जस्ट सेइंग, ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉक्सर थे, आपको याद होगा कि जब वो वियतनाम वॉर में उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ एक बहुत बेबाकी से उन्होंने बोला और एक स्टैंड लिया, उनको बैन कर दिया गया था। हमारे देश में मजरूर सुल्तानपुरी साहब हमारी इंडस्ट्री के, और लोग ये याद नहीं रखते, उन्होंने शायद 1.5 साल वो जेल में थे क्योंकि उन्होंने पंडित नेहरू के खिलाफ, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ एक नज्म लिखी थी और उन्होंने कहा था मैं माफी नहीं मांगूंगा। उनको बॉम्बे के गवर्नर ने, महाराष्ट्र गवर्नर ने उनको जेल करी थी, और वो जेल में रहे, उन्होंने नहीं माफी मांगी। तो ये भी एक लेगेसी है आर्टिस्ट की। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि फ्लैश तो प्रॉमिसिंग लगी रही है, लेकिन मुझे आपकी एक फिल्म आ रही है शीर कोरमा, उसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। फराज अंसारी की फिल्म, बड़ी प्रॉमिसिंग उसकी लाइनअप लग रहा है। आप हैं, दिव्या दत्ता हैं, शबाना आजमी है। सो कीप डूइंग गुड वर्क, शबाना मैम, स्टे वोकल, स्टे अलर्ट। थैंक और यू। आलोचनाएं भी आपके रास्ते आएंगी जब खराब काम करेंगी, कोई खराब रोल होगा या कोई आपका स्टैंड लोगों को दुरुस्त न लगे, लेकिन आलोचना में और भद्दे गाली गलौज में फर्क है, और ये फर्क मेरे देश के नागरिक सीखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।